7 से शुरू कर लेते हैं। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया 10⁻⁴ 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा सिस्टम है ये? सीजीएस। और एसआई में वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास दो सिस्टम हो गए। फर्स्ट सिस्टम है सीजीएस और हमें वैल्यू निकालनी है एसआई में। सीजीएस में मास का फंडामेंटल यूनिट लेंथ इज इन और हमें इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया इट्स 10⁻⁶। एसआई में निकालनी है। एसआई में मास के यूनिट लेंथ इज कन्वर्जन कर रहे हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, so dimensional formula for pressure is कल हम जिस फॉर्मूला से कर रहे थे, फॉर्मूला हमारे पास N1 की वैल्यू 10⁻⁶, M1 is 1 gram raised to power 1 centimeter क्या आएगा सॉल्व करके? दिस बिकम्स 10⁻⁶ into 1/10⁻3 तो आंसर कैसे लिखोगे? आइदर यू कैन से 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ एसआई यूनिट्स। या एसआई यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाइन की जगह फोर्स का यूनिट न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर। सो वी कैन से इट्स 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? Eighth, 1 kg 1 minute are taken as fundamental units of length, mass and time. The magnitude of force is 36. हमें दो सिस्टम दिए हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड उसमें वैल्यू है 36 और सीजीएस में बतानी है कितनी है। ये कर नोट। हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम है, लेट्स कॉल इट सिस्टम 1। एंड सेकेंड इज सीजीएस। हमारे को फर्स्ट सिस्टम में दिया है कि मास का यूनिट केजी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मास विल बी इन कन्वर्जन कर रहे हैं फोर्स के लिए। फोर्स की वैल्यू दी है 36 यूनिट, तो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2। तो सॉल्व वैल्यू पुट करके आना चाहिए आंसर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, इसी फॉर्मूला में।
आगे आंसर। और कोई क्वेश्चन भी है डाउट में? एक लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने 60 जूल्स पर मिनट दिया है, उसको जॉल पर सेकेंड में कर लो, मिनट को सेकेंड में लेंगे तो इट विल बी 1 वॉट। तो 1 वॉट को कन्वर्ट करना है आपको, बिकॉज 60 जूल्स पर मिनट इज 1 वॉट। कहाँ पे? हाँ, मिनट। आंसर कितना दिया, कितने? मिनट को चेंज किया सेकेंड्स में। इसका 3 आ रहा है, बाकी किस किस का आंसर आ गया 3? कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार कि मैथ्स में गलती की होगी फिर। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे अगर हमें क्वांटिटीज को डिवाइड करना है, तो हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। पहले तो आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि डायमेंशनल क्वांटिटीज और नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। डायमेंशनल क्वांटिटीज मतलब जिनका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है, और नॉन डायमेंशनल हम बोलते हैं जिनका फॉर्मूला है m0 l0 t0, ऐसी कोई क्वांटिटी थीटा, और जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l0 t0, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे भी रेशियो आएगी डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m0 l0 t0। और डायमेंशनल क्वांटिटीज जो नॉर्मली सारी डायमेंशनल क्वांटिटीज ही आती है, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला है कुछ ना कुछ। तो हम कहते हैं डायमेंशनल क्वांटिटीज 2 तरह की हो सकती हैं, एक जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है और एक जिनकी वैल्यू वेरिएबल है। कोई ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनल है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला है पर वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट हैज डायमेंशन कैपिटल जी, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होते हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो है पर इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ कैपिटल जी है तो वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गए डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशंस है पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल, स्पीड, मोमेंटम, एनर्जी, फोर्स, बिकॉज फोर्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। एनर्जी कुछ भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट पता है क्या होता है? अब में से मेरे ख्याल से आईसीएससी कोई नहीं है। स्पेसिफिक हीट आपने पढ़े नहीं है कंसेप्ट 10th में? स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट पढ़ा, वो ये बता दो चलो क्या होता है। 10th में था? 9th में? अच्छा, आपसे फिजिक्स की है। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशंस नहीं है पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंगल, एंगल कोई भी हो सकता है। स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है पर इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 8, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी वाटर से 8 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी 7, मतलब डेंसिटी 7 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दे आर नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशंस नहीं और वैल्यू भी फिक्स्ड है। कोई एग्जांपल इसका, जैसे पाई, फिजिक्स में यूज होती है टर्म पाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर हम कर रहे थे, उसकी वैल्यू होती है 2.716। ग्रेविटेशन जी तो मतलब नहीं, वो तो उसकी डायमेंशंस है ना, नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t-2। नॉन डायमेंशनल मतलब m0 l0 t0
पर वैल्यू फिक्स्ड है। सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी के मिलेंगे, कौन और क्या दे सकते हो? अगर आपको टेस्ट में दूं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट के 50 एग्जांपल लिखो, काउंटिंग लिख देना 1 2 3 4 50 तक, सारे नॉन डायमेंशनल नंबर्स ही हैं ये। कोई डायमेंशन नहीं है, वैल्यू वन की वैल्यू वन ही होती है, टू की वैल्यू टू ही होती है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। ये फिजिक्स में यूज होते हैं, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और वैल्यू फिक्स्ड है। सो प्योर नंबर्स इंटीजर्स कोई भी लिख दोगे, दे आर नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। सो चार कैटेगरीज, पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन डायमेंशनल्स और नॉन डायमेंशनल्स। फिर डायमेंशनल क्वांटिटीज भी दो तरह की, कांस्टेंट और वेरिएबल। नॉन डायमेंशनल भी दो तरह की, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। सो यू कैन क्वांटिटीज डाली हुई है हेडिंग में, इसीलिए पूछ रहा था अगर डाली हुई है तो। फिर लिमिटेशंस लिख लो पहले, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। First is, we cannot find the value of constants. We cannot find the value of constants while driving the relation. We cannot find the value of constants while driving the relation by using method of dimensions. By using method of dimensions. For example, we cannot find the value of constants while driving the relation using method of dimensions. For example, time period of simple pendulum is 2 pi under root L by G. But if dimensional method is used, t is equals to 2 pi नहीं आएगा, बस k under root L by G. If dimensional method is used, t is equals to k under root L by G. और k की वैल्यू कैसे निकलेगी? वो एक्सपेरिमेंटली या किसी और मेथड से, डायमेंशन से नहीं। For example, time period of simple pendulum is 2 pi under root L by G. And by method of dimensions, it's k under root L by G. Second, we cannot differentiate between two physical quantities. We cannot differentiate between two physical quantities having same dimensional formula. We cannot differentiate between two physical quantities having same dimensional formula. कोई ऐसी दो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है पर अलग अलग है, प्रेशर एंड स्ट्रेस और वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, या प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। तो कहीं पे भी फिजिक्स के फॉर्मूला में अगर प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैं उसकी जगह एंगुलर मोमेंटम भी लिख दूंगा तो डायमेंशनली तो वो ठीक ही आएगा। सो फॉर एग्जांपल, work and kinetic energy have same dimensional formula. Work and kinetic energy have same dimensional formula, but they are different physical quantities. Physical quantities, but they are different physical quantities. Third,
if a physical quantity depends on if a physical quantity depends on more than three physical quantities. Physical quantities. If the relation between them, we cannot derive the relation between them using dimensional methods. इसका रीजन क्या था? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा चीजों पे डिपेंड कर रही है तो बिकॉज तीन इक्वेशन बनेंगे और चार वेरिएबल हो जाएंगे. वो दूसरा था कि अगर दो से ज्यादा पार्ट है उसमें assumption लेते, इसमें कि ड्राइव ही नहीं कर पाओगे बिकॉज जब तक जैसे एक क्वेश्चन वो रेनॉल्ड्स नंबर वाला था तो उसमें डायमीटर की पावर इसीलिए दी थी बिकॉज अब कंपेयर करके तीन इक्वेशंस बनेंगी, तीन वेरिएबल्स ही निकाल सकते हो, चार नहीं निकाल सकते. Fourth is we cannot derive relation if it has more than two parts. जैसे कल क्या था, s is equal to ut plus half at square. We cannot derive the relation if it has more than two parts. We cannot derive the relation if it has more than two parts. For example, b square minus u square is equal to 2as. B square minus u square is equal to 2as cannot be derived without assumptions. B square minus u square is equal to 2as cannot be derived without assumptions. Fifth, in which trigonometric, any physics equation in which trigonometric log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जो हम ई रेज टू पावर लिख रहे थे कुछ क्वेश्चंस में, any physics equation involving trigonometric log and exponential functions cannot be derived by method of dimensions. क्यों नहीं कर सकते? Because ये dimensionless quantities हैं. Cannot be derived by method of dimensions. और एक इंपॉर्टेंट लास्ट में जो कल बताई थी, dimensional consistency never implies that equation is numerically correct. Also, you can have a dimensionally correct but numerically wrong equation. Converse is not true. Numerically correct है तो dimensionally correct होना essential है. कोई भी इक्वेशन जिससे न्यूमेरिकली ठीक है तो वो डायमेंशनली ठीक तो होगी. डायमेंशनली ठीक का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकली ठीक है. So you can write dimensional consistency of equation. Dimensional consistency of equation never implies that equation is dimensional consistency of equation never implies that equation is numerically correct also. Equation is numerically correct also. For example, S is equals to 3ut plus 5at square is dimensionally correct but numerically wrong. अब कोई भी कांस्टेंट लगा देते इसकी जगह. S is equal to 3ut plus 5at square is dimensionally correct but numerically wrong. Because numerically आपको पता है S is equal to ut plus half at square. Next is types of physical quantities.
ये जो ऐसे क्वेश्चन है, ये लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये स्कूल एग्जाम के लिए होती है। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव में ऐसा कुछ नहीं पूछते। डेरिवेशंस भी बहुत सारी आती हैं फिजिक्स में। जैसे 12th की हम बात करें, 11th का पेपर तो स्कूल बनाएगी। 12th के सिलेबस में दे आर रफली 200 डेरिवेशन सिलेबस में फिजिक्स के। फर्स्ट यूनिट में मेरे ख्याल से पहले चैप्टर में 40 के आसपास हैं, तो 200 डेरिवेशंस हैं। बोर्ड में पिछले साल एक आई थी 3 नंबर की। सो सीबीएसई बिल्कुल डेरिवेशंस नहीं देता आजकल। मतलब वो पेपर ऐसा बनाते ही नहीं कि आपको रट के जाना पड़े। फिजिक्स का बहुत अच्छा पेपर आता है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, समझा हुआ है, तो पेपर से 2 दिन पहले आप नहीं भी पढ़े तो भी पेपर हो जाएगा। तो इसलिए रटने वाला काम नहीं देगी सीबीएसई। स्कूल में आएगा, जैसे एमजीएन का पेपर होता है तो एमजीएन कई बार 50 मार्क्स की डेरिवेशन ही दे देता है 70 में से। तो स्कूल्स में आएगी, कॉम्पिटेटिव में नहीं आएगी। सबसे आसान पेपर आएगा स्वामी संदास का, खुश रहना, सबसे आसान पेपर आता है आपके स्कूल का, स्वामी संदास का, एपीजे का। और सबसे टफ आएगा एमजीएन अर्बन एस्टेट और इनोसेंट आर्ट्स। है कोई? कौन सा? इनोसेंट आर्ट्स। इनोसेंट आर्ट और एमजीएन अर्बन एस्टेट ये थोड़ा टफ पेपर बनाते हैं। आपका एवरेज सा होता है डीपीएस का। डीपीएस का पेपर ठीक होता है, आपके सर की मार्किंग बहुत क्लासिक होती है। कर सर फर्स्ट ड्यूटी है कब? आपका स्कूल कौन सा है? फर्स्ट 30th को पेपर भी रख दिया? उसने करा भी देना है। 12th क्लास को एक तो कक्कड़ सर ने पीछे से सिलेबस शुरू कराया, पीछे के 4 यूनिट करा दिया एंड के, किसी ट्यूशन में नहीं, लास्ट से सिलेबस शुरू कराया आपके स्कूल में। अब बेफिक्र हो, ऐसे लदोड़ा है, ऐसी कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में कर रहे हैं कर लेना, असाइनमेंट्स कर लेना, सब कवर हो जाएगा बीच में। ये बहुत बेकार किताब है, कंसेप्ट बनाने की जगह खराब ज्यादा करेंगी। मैथमेटिकल टूल्स करा रहे हैं पहले। 30th अप्रैल तक तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स आपके सर ने 2 दिन में कराया होगा। बेसिकली वो फिजिक्स के टीचर की ना उसमें गलती भी नहीं, अगर आपके स्कूल में 2 दिन में कराया है मैथमेटिकल टूल्स। वो इतना बड़ा टॉपिक है, 12th में मैथ्स के टीचर उस पर 6 महीने लगा देते हैं, और वो फिजिक्स के टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको 12th में पहले, 11th के पहले करा दो। आपका आर डी शर्मा का पूरा एक वॉल्यूम है जो आपको सर ने 2 दिन में कराया होगा। तो हमें बेसिकली उतना ही सीखना है जितना फिजिक्स में चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं। मैथमेटिकल टूल्स कराने का पर्पस सिर्फ एक है कि फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें यूज होनी है जो आपने 12th में मैथ्स में पढ़नी है, और मेडिकल वालों ने पढ़नी नहीं है। तो इसलिए हम वो वाले टॉपिक करते हैं कि बस उतना सा पढ़ लेते हैं जितना फिजिक्स चलती रहे आपकी, बाकी तो 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे ही उसको। बिकॉज वो मैथ्स है, नाम इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स रखा है कि मैथ्स जो फिजिक्स में चाहिए हमारे को 11th में, बट आपके सिलेबस में 12th में है। इंटीग्रेशन, हाँ, मतलब ये जो मैथमेटिकल टूल्स कह रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अगर आप 12th क्लास का पेपर देखो, 56 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से फाइनल में। हाँ, तो फिजिक्स में तो हमने सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स में यूज होनी है। तो मैथ्स के टीचर तो आराम से ही कराएंगे अगर 56 मार्क्स की आनी है तो। So you can write types of physical quantities on the basis of dimensions. On the basis of dimensions, physical quantities are divided into 4 categories. First is dimensional variables. Dimensional variables. Dimensional variables. The physical quantities having some dimensional formula. Variables. First is dimensional variables. Physical quantities having some dimensional formula.
and the value is variable. Physical quantities having some dimensional formula and the value is variable. For example, force, speed, momentum, etc. क्योंकि इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी कुछ भी लिख दो, सारी क्वांटिटीज जनरली इसी कैटेगरी में आएंगी. सेकेंड इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स. The quantities which have some dimensional formula, the quantities which have some dimensional formula but the value is fixed. For example, universal constant, universal gravitational constant, Planck's constant, etc. Universal gravitational constant, Planck's constant, etc. ये दोनों के ना डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, दो ये और एक थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. स्कूल एग्जाम में 1 मार्क में इन तीनों में से जनरली एक पूछते ही हैं वो, कि स्कूल में जब टेस्ट होगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल जी का या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का. थर्ड इज नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स. नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स. The quantities having no dimensional formula but can have any value. Quantities having no dimensional formula but can have any value. For example, angle, strain, refractive index, etc. Angle, strain, refractive index, etc. Non-dimensional constants. Non-dimensional constants. Quantities having no dimensional formula and the value is fixed. Quantities having no dimensional formula and the value is fixed. For example, pi or exponential function e, etc. For example, pi or exponential function e, etc. Pi, 22/7. एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, ई की वैल्यू होती है 2.716. जो हम लिखते हैं जैसे e रेज टू पावर 4, तो मतलब 2.716 रेज टू पावर 4. नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और क्यों पढ़े हम इसके बारे में. राउंड ऑफ करना होता है, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, मतलब हाउ यू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज ए नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच वी आर प्रीटी श्योर इन अ कैलकुलेशन प्लस वन मोर डिजिट. मतलब अगर हमें एक्यूरेटली पता है 2.3, ये हमें 2.3 तो एग्जैक्ट पता है, तो अगर हम उसको 2.34 लिख देंगे तो हम कहेंगे 2.3 तक तो पक्का पता था, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्लस वन डिजिट और ऐड कर दिया. इसके रूल्स हैं कुछ जिसके हिसाब से आपको आंसर करना है. कभी भी आपको फिजिक्स में कोई वैल्यू दी है
ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे उन्होंने कहा से 2.324 मीटर, तो वी सेड हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सारे नॉन जीरो नंबर हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एनी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स इज सिग्निफिकेंट। अगर बीच में कोई भी जीरो आ जाएगा तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। कि इसमें अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 5 zeros in the beginning with decimal are non-significant. So it has only 2 significant figures. ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। zeros at the beginning with decimal are non-significant. ये रूल्स याद रखने हैं आपको, सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। zeros at the end with decimal they are significant. So इसमें 4 कि जो लास्ट में जीरो लगेंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, जो शुरू वाले जीरो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। Powers are always non-significant. So it has only 3 significant figures. 6.0. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ना क्यों है हमने? हम इसमें रूल्स पढ़ेंगे, सब कर लेंगे। इसी चैप्टर में इसके रूल्स लगाने, इसके बाद हम भी कभी नहीं लगाते, बुक भी नहीं लगाएगी, बिकॉज आपको क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक जो आपको लगेगा कि बहुत आसान है। जैसे उन्होंने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दे दी और फिर बोला इसका पैरामीटर बताओ कितना या उसका एरिया कितना है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के हिसाब से बताना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब भी होगी, जैसे आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हो एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का, ठीक है। लेंथ उन्होंने एक वैल्यू दी, से एक्स की वैल्यू दी 2.42 और y की वैल्यू दी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2.42 में 3, इसमें 5। उन्होंने कहा एक्स वाई की वैल्यू बताओ कितनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन का सम नहीं है ये, आपने मल्टीप्लाई तो नॉर्मल करना है। आंसर मस्ट बी रिटन इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द कैलकुलेशन। मतलब आंसर में आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर नहीं लिखना, यू हैव टू राइट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा फिर। हाँ, मतलब फिर वो राउंडिंग ऑफ के रूल्स आएंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। वो केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, शायद नहीं पढ़े तो फिजिक्स में पढ़ लेना कि रूल्स राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कि मल्टीप्लाई करके तो ये ज़्यादा डिजिट में आ जाएगा, यहाँ आपने कैलकुलेटर पे किया तो ज़्यादा डिजिट सॉल्व हो गया। तो हमें आंसर हमेशा लिखना होता है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे आपने 5 नंबर्स को ऐड किया, एक में 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, एक में 2, एक में 3, एक में 4, आंसर शुड बी इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। तो फिजिक्स में जब इस तरह के सम दिखें तो पहले लॉजिक देखना कि वो क्या पूछना चाहते हैं। जैसे जेई में एक बार उन्होंने सम पूछना आ रही है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके नहीं छोड़ना, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लगाने हैं। आंसर शुड बी इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो रूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक अगर न्यूमेरिकल में लिखा होगा ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो तो ही लिखना, अदरवाइज आप नॉर्मल जैसे फिजिक्स करते हो करते रहना। इस चैप्टर का जब स्कूल में क्वेश्चन आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी देंगे तो वो लिखेंगे राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लिख लेते हैं कि उनको रूल्स क्या होते हैं, और फिर उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करना है। और राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ आती है नहीं आती? जैसे मैं बोलूं से मेरे पास एक नंबर है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर दो, 6.4। पहले वाला नंबर एक बढ़ा देंगे, बिकॉज हमने जो ट्रंकेट किया वो 6 को किया। और अगर ये होता 6.31
6.35। अच्छा चलो 6.351। ये कितना, और इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। ये 6.4, ये अब रूल बदल जाएगा। हम ट्रंकेट किसको कर रहे हैं, 5 को, 5 फॉलोड बाय जीरोस। अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, बिकॉज हम यहां से कट कर रहे हैं, 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा तो पहले वाला डिजिट एक बढ़ा देना। बट अगर 5 के बाद जीरोस हैं तो रूल होता है कि अगर ये ऑड है तो इसको एक बढ़ाना है, इवन है तो अनचेंज छोड़ना है। मतलब ये 6.4, ये भी 6.4। पहले 5 के बाद जीरोस, उससे पहले वाला नंबर देखो 4, इवन है तो इसको कुछ नहीं करना, ऑड है तो एक बढ़ाना। तो 6.35 था, तो 5 के बाद जितने भी जीरोस लगे हों, एक भी आगे नॉन जीरो आ गया तो फिर तो ये बढ़ेगा ही, बिकॉज अगर एक भी नॉन जीरो आ गया फिर मैं इसको भी 6.5 कर दूंगा। बट इफ 5 फॉलोड बाय जीरोस, तो फिर आपने इवन नंबर है तो उसको चेंज नहीं करना, ऑड नंबर है तो चेंज करना। और इसके ना शायद शायद मेरे को पक्का नहीं पता, अब एक बार ही देख लेना, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक में एनसीईआरटीज में भी रूल अलग अलग दिए हैं राउंडिंग ऑफ के। तो फिजिक्स के रूल फिजिक्स में लगाने हैं, केमिस्ट्री के रूल केमिस्ट्री में लगाने हैं। कौन सा, ये वाला 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है, 50 से बड़ा है तो फिर एक बढ़ाना है। मैंने बोला 5 के बाद अगर सारे जीरोज ही हैं तो फिर इवन ऑड का रूल लगाना है। मैं लिखा रहा हूं अभी ये सारी चीजें। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत बोरिंग सी फिजिक्स है अभी जो चल रही है। हाँ जल्दी शुरू कर दूंगा मैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figure is the number of digits. Significant figures are the number of digits which are accurately known plus one more digit. प्लस वन मोर डिजिट। ये कंसेप्ट आता कैसे, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि से आप इस पेपर की लेंथ मेजर करो। अब आपका जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, उसमें सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर की है कि हमने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है स्केल में। तो जब आपने इसको मेजर करने की कोशिश की, ये जरूरी तो नहीं है ना 10.1 या 10.2 ही आएगा, हो सकता है उन दोनों के बीच में वैल्यू हो ना, तो एग्जैक्टली 10.1 है, 10.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 10.2 से थोड़ा सा कम है, तो आपने अंदाजे से लिख दिया 10.15। तो वी आर एक्यूरेट अबाउट 2 डिजिट्स। हमें 10.1 तो पक्का पता था, उसके आगे हमने एक डिजिट अपने से ऐड कर दी, तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इज दोज व्हिच आर प्रिसाइजली नोन प्लस वन मोर डिजिट। ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ानी है तो इसको ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना है तो स्केल की जगह यू कैन यूज डिवाइसेस हैविंग स्मॉलर लीस्ट काउंट। अभी आप प्रैक्टिकल अगर 11th के करोगे तो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, और ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना, माइक्रोस्कोप से मेजर कर लो इसकी लेंथ। पहले एक एंड पे दूसरे एंड पे माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करो, एग्जैक्ट लेंथ पता चल जाएगी आपको। बिकॉज आपके 11th में ऐसे एक्सपेरिमेंट आएंगे, जैसे इस पेपर की थिकनेस निकालो, तो पेपर की थिकनेस आप स्केल से तो निकाल नहीं सकते, सो यू रिक्वायर डिवाइसेस। तो फिर आपके वो प्रैक्टिकल है, दो स्क्रू गॉज और वन एक कैलिपर्स की स्क्रू गॉज से आप इसकी डेप्थ थिकनेस निकाल सकते हो कितना मोटा पेपर है ये। प्लस वन मोर डिजिट। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, फर्स्ट इज
all non-zero numbers are significant. All non-zero numbers are significant. For example, 2.324. कोई भी एग्जाम्पल लिख लो. 2.324 has 4 significant figures. Second is all zeros between two non-zero numbers are significant. All zeros between two non-zero numbers are significant. For example, 2.3024 meter has 5 significant figures. कोई एग्जाम्पल लिख लो. 2.3024 meter has 5 significant figures. Zeros at the end without decimal. Zeros at the end without decimal. Zeros at the end without decimal are non-significant. Zeros at the end without decimal means जैसे ऐसे number है. So it has 2 significant figures only. Last वाले zero significant नहीं है. अगर मैंने decimal लगा दिया, मैंने अगर इसको ऐसे लिखा, तो फिर ये significant है. यहाँ अगर मैंने 4700 को ऐसे लिखा 4700.0, so this is 5 significant figures. पर अगर decimal नहीं लगा तो फिर 2 ही हैं. So zeros at the end without decimal are non-significant. For example, कौन सा? यहाँ बंद कर दे. फिर तो सारे जीरो नॉन जीरो के बीच में आ गए. फिर तो सारे सिग्निफिकेंट है. जीरोस दो नॉन. थर्ड वाला जीरोस इन द बिगिनिंग. हाँ मतलब अगर 0.0047 होगा तो फिर 47 ही सिग्निफिकेंट है. शुरू वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. इसमें अब 6 हो जाएंगे बिकॉज दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो आ गया वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. Zeros at the end without decimal are non-significant. For example, 4700 has 2 significant figures only. नहीं इसमें 4 हो गए. डेसिमल लग गया तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. ये भी लिखा रहा हूं मैं नेक्स्ट. Zeros at the end with decimal are significant. Zeros at the end with decimal are significant. .00 meter has 4 significant figures. .00 has 4 significant figures. Fifth, zeros in the beginning. शुरू वाले zeros जैसे इस थर्ड केस में है. Zeros in the beginning with or without decimal are non-significant. शुरू में जो भी जीरो लगा दो डेसिमल है या नहीं है वो नॉन सिग्निफिकेंट ही है. Zeros in the beginning with or without decimal are non-significant. That is 0.0032 has 2 significant figures only. शुरू में कितने भी जीरो लगा दो बस वो सिर्फ नॉन जीरो वाले काउंट होंगे. Powers of 10 are non-significant. इसमें हाँ इसमें 2 होंगे. अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये 3 हो गए. तो शुरू वाले जीरोस काउंट नहीं करने. नेक्स्ट, पावर्स ऑफ 10 आर non-significant. बिकॉज फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जहाँ पावर्स यूज हो रही हैं. जैसे कैपिटल जी की वैल्यू आपने लिखी 6.67 इंटू 10⁻11. तो 10⁻11 का कोई रोल नहीं है. 3 significant figures only 6.67.
Powers of 10 are non-significant. For example, in 6.67 into 10 to the power minus 11, 10 raised to the power minus 11 is non-significant. इसके नीचे नोट में एक पॉइंट लिख लो, फिर उसको कुछ डिटेल में करेंगे. In mathematical calculations, mathematical calculation means कोई भी addition, subtraction, multiplication, division. In mathematical calculations, the result must be written in terms of least number of significant figures. Result must be written in terms of least number of significant figures in the calculation. For example, if we multiply two numbers, if we multiply two numbers having 3 and 5 significant figures, this answer must be represented in terms of 3 significant figures only.